this video lecture, I want to explain the structure of oxide of chloride by using Weisbach theory. Cl2O, Cl2O6, Cl2O7. These are the oxide of chlorine. In order to predict their electronic and molecular geometry, we can use the Weisbach concept. So Weisbach concept will be helpful in order to determine the geometry, electronic geometry and molecular geometry of the compound. For this purpose, we have to recall the rules that are used for the prediction of the molecule according to Weisbach theory. जब भी आप किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हो, किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हो, तो उस पर्पस के लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ की पॉइंट्स वेस्पर थ्योरी के माइंड में रिकॉल करने होते हैं, ताकि आप आसानी से उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सको. सिंपली वेस्पर थ्योरी को यूज करते हुए आप 3 स्टेप्स फॉलो करते हो. फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है कि उस केस में आप ड्रॉ करते हो लीवर स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल. किसी टाइप के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आप ड्रॉ करते हो द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. लीवर्स क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बोल दें. देन आप दूसरे स्टेप में क्या करते हो, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेरिक नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल. Steric number is actually the total number of electron pair that are present in a molecule. It's mean that कि अगर आपके पास sum of lone pair and sum of bond pair will be equal to the steric number, so steric number is equal to lone pair plus बॉन्ड पेयर. किसी भी कंपाउंड के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आप क्या करते हो, सम अप करते हो और स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हो स्टेप 2 में. इन स्टेप 3 by using steric number value you can easily predict the geometry of molecule, electronic and geometry, molecular geometry of a molecule. Assign electronic geometry and molecular geometry of molecule. अब इन 3 स्टेप्स को आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है और किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेते हो. सबसे पहले आप लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करते हो, देन आप स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, देन आप उसकी ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की असाइन कर लेते हैं. तो इस पर्पज़ के लिए आप इस स्टेप के लिए इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को असाइन करने के लिए आप लीवर्स की क्लासिफिकेशन में लीवर्स कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की टेबल को एक दफ़ा रिकॉल करते हो कि आपके पास कितनी टाइप की पॉसिबल लीवर्स मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन है, और उसी अकॉर्डिंग हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 4 होगा तो मेन क्लास आपकी टेट्राहेड्रल होगी, अगर 3 होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 5 होगा पेंटागोनल होगी, 6 होगा ऑक्टाहेड्रल होगी. और उसी तरह से आप जब लोन पेयर आपके इंक्रीज होते जाएंगे और बॉन्ड पेयर आपके डिक्रीज होते जाएंगे तो आपकी ज्योमेट्री उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में चेंज आती जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपकी वही होगी. तो इस पर्पज़ के लिए आपको ज़्यादा डिटरमाइन मुश्किल पर्पज़ ये नहीं होता. ये स्टेप भी आपके एकदम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये स्टेप भी आपके पास इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. स्टेप आपका जो स्टार्टिंग वाला होता है वो समवट कंसेप्चुअल और थोड़ा सा ट्रिकी होता है. अगर ये स्टेप आप फॉलो कर लो तो फिर आप इजीली किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हो. तो हम इस स्टेप के लिए इस स्टेप को लीवर स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर को डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की. तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले आप ये फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म करते हैं. जब फॉलोइंग स्टेप्स आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड की
तो लीविस क्लास डॉट स्ट्रक्चर करने को डॉट क्लास स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फॉलोइंग स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम और आयन को आपने क्या करना होता है, उसमें से फाइंड आउट करना होता है। लेट्स सपोज आपके पास Cl2O है, तो अब आपको क्या पता है कि O इज द सेंट्रल मेटल एटम और Cl2। अगर इसमें देखें तो Cl2O6, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है या फिर क्लोरीन। इस केस में देखें तो इस केस में भी आप डाउटफुल हैं कि आपको कौन सा मॉलिक्यूल में, किस मॉलिक्यूल में कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है। तो इस पर्पस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको माइंड में थोड़ा रिकॉल करने होते हैं। सबसे पहला आपके पास की पॉइंट होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, कोई भी किसी भी कंपाउंड का, वो कभी भी एक बॉन्ड नहीं बनाता होगा। सेंट्रल मेटल एटम और आयन नेवर फॉर्म वन बॉन्ड। अब उसका कभी भी एक किसी भी मॉलिक्यूल में वो एक बॉन्ड नहीं बनाता होगा, क्योंकि उसके साथ मल्टीपल एटम अटैच होंगे। तो आपके पास क्या होगा कि उसको अगर एक बॉन्ड बनाता होगा तो बाकी एटम्स को कैसे अटैच करेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड नहीं बनाता होगा। एक्सेप्शन आपके पास जस्ट ये है कि हाइड्रोजन का सेंट्रल मेटल एटम, हाइड्रोजन होती है जो एक बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम एक बॉन्ड नहीं बनाएगा। सेकेंड बात आपके पास ये है, सेकेंड के सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कि आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो आपके सेंट्रल मेटल एटम होगा। लेकिन तमाम रूल्स मैं आपको बता दूंगी, तमाम रूल्स को आपको देख के फॉलो करना होता है, एक रूल को फॉलो नहीं करना होता है। एक, आपका सेंट्रल मेटल एटम कभी भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरा, आप सेंट्रल मेटल एटम आपका ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। लेकिन सम वट केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी हो सकता है। जैसे आपके पास ट्राई आयोडाइड आयन के केस में आपका जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपके पास आयोडाइड आयन है, और उसको आप सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर करते हो। क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि ये वैलेंस शेल एक्सपैंड करने की टेंडेंसी रखता है। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम आर दोस एटम दैट हैव आल्सो टेंडेंसी टू एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल, कि वो अपना वैलेंस शेल क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके। अगर आपके मॉलिक्यूल में दो एटम ऐसे हों कि एक वैलेंस शेल को एक्सपैंड करने की टेंडेंसी रखता हो और एक वैलेंस शेल को एक्सपैंड करने की टेंडेंसी नहीं रखता हो, तो आप हमेशा प्रेफर उसको करेंगे जो वैलेंस शेल एक्सपैंड करने की सलाहियत रखता होगा। यानी कि वो अपने से ज़्यादा अपने साथ एलिमेंट को अटैच करने की सलाहियत रखता होगा। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा आपके पास लेस नंबर में होते हैं। कि बीइंग के आपके दो एलिमेंट है, एक बॉन्डेड एटम है, एक सेंट्रल मेटल एटम है। अगर आपकी सेंट्रल मेटल एटम की n वैल्यू है और बॉन्डेड एटम की n प्राइम है, तो n वैल्यू आपकी ऑलवेज लेस होगी देन n प्राइम। तो जब भी आप कोई मॉलिक्यूल देखोगे तो उसमें जो मॉलिक्यूल कम होंगे वो आपके सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते, जो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो आपके सेंट्रल मेटल एटम हो सकते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल थे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम सेंट्रल मेटल एटम के अगेंस्ट क्या करते हैं, आप सेंट्रल मेटल एटम को फाइंड आउट करने के लिए आप चूज करते हो। अब दूसरी बात आपके पास ये है कि जब सेंट्रल मेटल एटम आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको बोहर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी होती है बोथ एटम्स की। अब अगर आप बोथ एटम्स की करेंगे तो फिर आप इजीली प्रिडिक्ट कर लेंगे। अगर आप दूसरे एटम की, आपको वैलेंसी का पता है, अगर आप 100% श्योर हैं कि उसकी ये हो, तो देन ओके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप बोथ की करें तो ज़्यादा पॉसिबल होगा। सेंट्रल मेटल एटम आपने बॉन्डेड एटम का भी करना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल एटम की भी बोहर करनी है और बॉन्डेड की भी करनी है। तो इस पर्पज़ के लिए आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर करोगे, सेंट्रल की भी और बॉन्डेड एटम की भी। अब आपने बोहर कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या कर ली, डिटरमाइन कर ली। सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपने बॉन्डेड एटम को
अटैच करना होगा। अब यहीं से आपका प्रॉब्लम होता है समटाइम स्टूडेंट्स का, कि वो ये कहते हैं कि हम कैसे अटैच करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रल मेटल एटम कितने बॉन्ड बनाएगा इस बाउंड्री एटम के साथ, और हमें ये कैसे पता चलेगा ये कैसे बनाएगा। तो आप जब बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके पास वैलेंसी का एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस एटम की कंबाइनिंग स्टेट क्या है, ये एटम कितनी बॉन्ड बना सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये चीज़ रूल ज़रूर याद होने चाहिए, कुछ एलिमेंट की वैलेंसी और कुछ एलिमेंट की बॉन्डिंग के प्रोबेबिलिटी, कि हाइड्रोजन आपका सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन आपका कितनी बॉन्ड बनाता है, दो, और दो कोई भी एलिमेंट दो बॉन्ड बनाया तो उसकी ये सलाहियत हो सकती है कि या तो वो सिंगल, एक बॉन्ड सिंगल और दूसरा बॉन्ड सिंगल बना देगा, या फिर वो एक डबल बना लेगा जस्ट। और इसी तरह से नाइट्रोजन आपके पास 3 बॉन्ड बना सकती है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाएगी, या तो एक और एक सिंगल, दो डबल, एक डबल, थ्रो टोटल 3 बॉन्ड, या फिर टोटल 3 सिंगल बॉन्ड। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाती है। कार्बन 4 बनाती है अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, जितनी आपके पास वैलेंसी होगी कंपाउंड की वो इतनी बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती होगी। अब आपने कैसे बनाना है कि एक एलिमेंट एट अ टाइम क्या एक बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। आपने आउटर इलेक्ट्रॉन काउंट इसका कितना रखना है सेंट्रल मेटल एटम का। इसके लिए लीवस के 3 सिस्टम हैं। एक आप लीवस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो जिसमें आप क्या करते हो कि आपके पास बॉन्डेड एटम इस तरह से अटैच होते हैं कि ओनली सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जस्ट सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कंप्लीट करेंगे। तो उस ऐसे सिस्टम को आप सैचुरेटेड सिस्टम कहते हो कि उसमें कोई भी किसी भी टाइप की अनसैचुरेशन नहीं है। दूसरा सिस्टम आपके पास ये होता है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो अटैच मॉलिक्यूल हैं वो सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हों और डबल बॉन्ड से भी अटैच हों और 18 इलेक्ट्रॉन काउंट को फॉलो कर रहे हों आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड एटम। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम। लीविस सिस्टम। इससे आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। तो उस केस में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 8 रखते हो, और ये आप सिंगल, ये डबल, मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल भी हो सकता है। और इसी तरह से आपका तीसरा सिस्टम ये होता है कि जब आपका कंपाउंड अपना शेल वैलेंस सेंट्रल मेटल एटम में, जो आपका कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम है, वो अगर वैलेंस शेल को एक्सपैंड कर दे कि वो उसके इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, मीन कि आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि एस पी और डी ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हो, तो आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से हों कि ऐसे हूँ, और आपके आइटम अटैच ज़्यादा हूँ आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ, आपको ज़्यादा बॉन्ड बनाने की ज़रूरत हो, तो आप क्या करोगे कि इसको एक्साइट कर दोगे। तो अगर आपका ये इस एक्साइटेशन के केस में आपके क्या होगा कि वैलेंस शेल एक्सपैंड हो जाएगा, मीन कि वो अपने लोन पेयर को भी, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम अगर अपने लोन पेयर यूज़ करे बॉन्डिंग पर्पज़ के लिए, तो उस केस में वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। और इस सिस्टम में आप पे डिपेंड करता है कि वो आप मल्टीपल बॉन्ड बनाता है बॉन्डेड एटम, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सारे, और सेटिस्फाई करते हैं उसके कंपाउंड के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस केस में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कभी भी अवेलेबल नहीं होगा आपके आउटर मोस्ट शेल, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बल्कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 14 इलेक्ट्रॉन रूल होंगे, या 16। तो इन डिजिट में से किसी एक को फॉलो करेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करेगा। जब भी कोई चीज़ केमिकल बॉन्डिंग करती है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करती है, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करती है, या 18, 12 और 14 को। तो ये हमारे पास 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। इससे पहले हमने थोड़ा रिकॉल कर लिया ताकि आप स्ट्रक्चर इजीली प्रिडिक्ट कर सको। अब हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके पास किस टाइप की स्ट्रक्चर आपकी बनेगी इन मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि हमने ये जस्ट सबसे पहले हमने रिकॉल किया थोड़ा कंसेप्ट जो हमने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वीबीटी के, बट इस केस में हमने रिकॉल किया ताकि आपके माइंड में वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने प्रिडिक्ट करना है सेंट्रल मेटल एटम। हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल की। तो आपको ये बोला कि सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन है। और ये भी बोला कि सेंट्रल मेटल एटम वो होगा जिसकी
लेस काउंट होगा, जिसका नंबर लेस होगा, तो लेस नंबर आपका इस पर का बनता है। तो ये आप ये मत देखिए कि किसी एक रूल को फॉलो कर ले तो देन ओके, सारे रूल एट अ टाइम फॉलो नहीं हो सकते कभी भी। तो अब आप देखो कि इस केस में वो सिचुएशन तो फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो आपके पास कौन सी सिचुएशन फॉलो हो रही है, आपके पास सिचुएशन फॉलो हो रही है वो वाली के सेंट्रल मेटल एटम इज ऑलवेज इन लेस नंबर, तो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल मेटल एटम। अगर आप सेंट्रल मेटल एटम को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप आगे आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए आपने सेंट्रल मेटल एटम को प्रोटेक्ट करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास 8 एंड कॉन्फ़िगरेशन बोहर की आप करें K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 6। आप इसी तरह से बॉन्डेड एटम को देखो, वो है आपके पास क्लोरीन। बॉन्डेड एटम में आपके क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, K इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 8, 10 हो गए टोटल एंड M इज इक्वल टू 7। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखो तो आप क्लोरीन की क्या वैलेंसी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक बॉन्ड बनाएगी और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। तो आपका ये एटम जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से इससे सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा। तो ये आपका कौन सा सिस्टम होगा, सैचुरेटेड सिस्टम होगा। अब आप इधर से देखिए तो आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मीन कि ऑक्सीजन 2 क्लोरीन को इजीली बॉन्ड कर सकती है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड इजीली बना सकती है। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा क्लोरीन भी दूसरा बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसी तरह से इसको क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आपने एक बात याद रखी कि आपने हमेशा इसका जो आपका इनर मोस्ट शेल होता है जिसमें आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उसको आप यूज नहीं करते, आप वैलेंस शेल को यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन हम ड्रॉ करेंगे और उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट से ड्रॉ कर देते हैं। किससे, डॉट से। और आप बॉन्डेड एटम के क्रॉस से डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर हम इजीली बना लेंगे। तो इस पर्पस के लिए आप ऑक्सीजन के डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो। कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके पास दो इसके क्या कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ये वाले इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, और ये वाले आपके क्या है, लोन पेयर। अब एक एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करें। कितनी क्लोरीन आइटम है, आपके पास 2, और एक के पास, हर एक के पास कितनी है, 7। अगर इसकी आप स्ट्रक्चर देखो तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, ये 2 4 एंड 6 एंड 7। अब इसके पास कितनी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर। इसके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन हो वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब पहले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अ बॉन्ड पेयर, तो आप इसको इसके साथ अटैच कर दोगे, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को। 2 तो 4 2 6 और 1 7 कंप्लीट हो गए। और इसी तरह से आप इधर Cl 2 4 6 एंड 7। अब आपके पास लीवर स्ट्रक्चर आपकी ड्रॉ हो गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है कि स्टैटिक नंबर कैलकुलेट करना है कि लोन पेयर कितनी है इस कंपाउंड में और बॉन्ड पेयर कितनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करते हुए आप इजीली ज्योमेट्री ड्रॉ कर लोगे। अब आप देखो तो ये आपके पास क्या हुआ, लोन पेयर, और ये भी आपके पास क्या हुआ, लोन पेयर। ये दोनों आपके लोन पेयर हो गए। और कितनी है, एक आपके पास ये और एक आपके पास ये, यानी कि 1 2 लोन पेयर है। और ये आप दोनों आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये बॉन्डिंग बना रहे हैं, दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को अटैच करे तो उनको आप बॉन्ड पेयर कहोगे। तो ये आपके पास एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखते हैं। सैचुरेटेड सिस्टम में हमने ये कहा था कि जब भी बनेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। 2 4 6 एंड 8, टोटल 8 हो गए। और हर एक एलिमेंट की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है। सो स्टीरिक नंबर को एस टी नंबर से आप रिप्रेजेंट कर दो। स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर सम। तो ये आपके पास 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब आपकी क्लास कौन सी होगी, AB4 क्लास होगी। और उसकी AB4 क्लास में आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन उसकी फर्दर क्लास आपके पास क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी फर्दर क्लास होगी AB अब ए आपका सेंट्रल मेटल एटम है, कोई भी हो सकता है, इस केस में हमारा ऑक्सीजन है। बी हमारे क्या है, बॉन्ड पेयर, वो कितनी है, 2 है, तो AB2E2। अब आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी AB2E2 के अकॉर्डिंग होगी, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपकी इस डिजिट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उसमें आप टोटल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपकी क्या होगी, डिस्टॉल्टेड टेट्राहेड्रल, जो कि लोन पेयर की वजह से क्या होगी, डिस्टॉर्शन में आ जाएगी, डिस्टॉल्टेड टेट्राहेड्रल।
आप बस इसी चीज को याद रखते हो, ये वाली ज्योमेट्री आपकी इजीली क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। अब ये वाला स्टेप भी आपने कर लिया, ये वाला स्टेप भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम इनकी ज्योमेट्री को कैसे ड्रॉ करेंगे। आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और आपने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने हमेशा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप उसकी बोहर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दोनों आइटम्स की, फिर उसकी लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के करेंगे और उसे लिखेंगे लीवर स्ट्रक्चर, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 2 हो जाएगा। और स्टेप 3 में फिर आप, ये आपका स्टेप 3 है। स्टेप 3 में आपने जस्ट ये करना होगा कि इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होगा और क्लास डिटरमाइन करनी होगी। अब आप 4 स्टेप में दोनों ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रॉनिक भी और मॉलिक्यूलर में। ये आपका स्टेप 4 होगा। पेपर में आपने हमेशा ऐसे लिखना होता है, देन यू कैन नेवर लूज मार्क्स। आप कभी भी मार्क्स लूज नहीं करते। आपको 4 नंबर का होगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, आपका 8 नंबर का होगा क्वेश्चन तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखो इधर आपने इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आपको एक बात दोबारा से मैं रिकॉल करवा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री होती है जिसमें आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के राउंड स्पेस में रिप्रेजेंट करते हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपके पास होंगे बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड पेयर के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सॉलिड लाइन यूज करते हैं, और लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप उसके लिए लूप यूज करते हैं। लूप यूज करके उसके अंदर लोन पेयर अटैच कर देते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके को पता चला स्टीरिक नंबर 4, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का कुछ इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर होता है। तो अब आपने इसी तरह क्या करना होगा, ये थोड़ा माइंड में रिकॉल करके इसी तरह आपने इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को एडजस्ट करना होगा। और एक पॉइंट याद रखिए कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर के एडजस्टमेंट के लिए आपको लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम करना, मिनिमम करने के लिए इनका डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम करना होगा। तो ये भी आपने रूल्स फुल फॉलो करते हुए आपने इनको अरेंज करना। ये नहीं करना कि आप 2 लोन पेयर इधर अटैच कर दें, 2 इधर अटैच कर दें, नहीं, आपने वहां रखने हैं जहां आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ताकि इन दोनों के दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो सके। तो अब हम देख लेते हैं कि इस ऑक्सीजन, हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या ऑक्सीजन है, तो उसको आपने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब आप देखते हो आपकी ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तो इसमें लोन पेयर कहाँ प्लेस करें, ये देखिए ये डिस्टेंस आपका ग्रेटर है, ये कम है, ये कम है और ये ग्रेटर है। या तो इस तरफ लोन पेयर अटैच कर दो या इस तरफ लोन पेयर अटैच कर लो, सेम एक इधर लोन पेयर अटैच करोगे और एक इधर लोन पेयर अटैच करोगे। तो हम इसी तरह से इस ज्योमेट्री को देखते हुए हम एक लोन पेयर ऊपर अटैच कर देंगे और एक लोन पेयर इस साइड पे अटैच कर देंगे। चाहे आप इस साइड पे करो चाहे आप इस साइड पे करो, ज्योमेट्री आपकी क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टीरिक नंबर 4 है। ये आपने क्या कर लिया, लोन पेयर अटैच कर लिए लूप की फॉर्म में। अब आपने 2 बॉन्ड पेयर अटैच करने हैं, एक आपके पास बॉन्ड पेयर ये और एक आपके पास बॉन्ड पेयर ये। थोड़ा सा आप ठीक ठीक ड्रॉ कर लें। अब बॉन्ड पेयर में आपके पास क्या था, ए तो आपके पास O था, ऑक्सीजन था। अब बाकी आपके पास क्लोरीन है, तो इधर आप क्या अटैच कर लोगे, क्लोरीन। अब आपने बी के अकॉर्डिंग नहीं करना, आपने अपने मॉलिक्यूल को देखे करना है। ये आपका ए, हियर ए इज इक्वल टू O, बी इज इक्वल टू Cl एंड ई इज इक्वल टू लोन पेयर। तो ये आपने इस तरह से क्या कर लिया, अटैच कर दिया। अब आप इस ज्योमेट्री को क्या करें, एग्जैक्टली ड्रॉ करें, बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ करनी होती है, वरना आप मार्क्स लूज कर जाते हो। ये देखें, ये आपकी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। अब आपके पास ज्योमेट्रीज की टाइप्स देखो तो वो 2 ज्योमेट्रीज होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है जिसमें आपके टोटल सिर्फ बॉन्ड पेयर हूँ, लोन पेयर 0 हूँ। लेकिन जिसमें बॉन्ड पेयर भी हूँ और लोन पेयर भी हूँ वो इरेगुलर होती है। या तो इसे आप इरेगुलर ज्योमेट्री कह दो या इसे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कह दो, क्योंकि इसका जो एंगल होगा वो उतना नहीं होगा टेट्राहेड्रल का जो आपके पास एक्चुअली मौजूद था, तो इसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो ये एंगल आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो अब अगर आप इस केस में हम जस्ट बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्रा। इसका मतलब होगा आपके ओरिजिनल एंगल से इनके एंगल थोड़े समवट चेंज हो सकते हैं। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ड्रॉ करके उसका नेम जरूर मेंशन करना है। अब हम करें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का कंसेप्ट ये होता है कि आप बॉन्ड पेयर को तो लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइन से, लेकिन लोन पेयर को आप स्पेस में रिप्रेजेंट नहीं करते, आप लोन पेयर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो विदाउट स्पेस। तो ऐसी ज्योमेट्री को आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब हम खुद देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन ये है
और उसके हम लोन पेयर को क्या कर दें, स्पेस में रिप्रेजेंट कर दें, ओ सॉरी विदाउट स्पेस रिप्रेजेंट कर दें, ये ऐसे कर दें, तो बाकी आपके पास क्या बचता है, वी शेप मॉलिक्यूल बचता है, ये वी बनती है ऐसे, ये देखिए ऐसे वी बन गई, तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, वी शेप होगा। वी आपकी ऐसी इसी तरह से होती है, Cl एंड Cl, इसको आप वी शेप भी कह सकते हो, और इसको आप बेंट भी कह सकते हो, एंगुलर भी कह सकते हो। ये इसके थ्री क्या है, इसके नेम है एंगुलर ज्योमेट्री। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होगा Cl2, उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेंट, एंगुलर, वी शेप होगी, और ये टेट्राहेड्रल होगी। किसी भी बीएससी की बुक में देखेंगे तो आपको ये स्टेप कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, आपको फाइनल आंसर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्या होता है, गिवन होता है। तो आपने कभी भी इस तरह से डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना होता, क्योंकि आप मार्क्स लूज कर जाते हो। आपको पूरे स्टेप्स वैसे करके अप्लाई करना होते हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल की आपकी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, आपकी बेंट इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। सो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ये है कि आपके पास 2 हैं और ये 6 हैं। अब आपको ये है कि आपके बॉन्डेड एटम नंबर, तो आपके पास देखें तो नंबरिंग के हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि जिसका नंबर कम होगा वो आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, और जिसका नंबर कम ज्यादा होगा वो आपका बॉन्डेड एटम होगा। तो ये आपका बॉन्डेड एटम, ये आपके सेंट्रल मेटल एटम, ये तो आपके पास क्लियर हो गया। और दूसरी बात देखें तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, तो वो भी आपके पास है। और वैलेंस शेल एक्सपैंड की कंडीशन देखें तो आप ऑक्सीजन कभी नहीं कर सकती, देखें उसके आप इधर कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसी इसमें आपके एल है तो एल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये एक्सपैंड नहीं कर सकती। ये अपना शेल एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन तो आपका 100% हो गया कि ये आपके पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। सो क्लोरीन इज इन दिस केस सेंट्रल मेटल एटम। इसको रेस कर देती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जो मॉलिक्यूल हमने कर लिया वो हमारा खत्म, अब ये हमारा दूसरे मॉलिक्यूल की बारी है। अब देखो, अब हमने सेटिस्फाई तो कर लिया, अब हमें ये बात की कंफ्यूजन है कि कितनी क्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम है। अब आप देखो तो वैसे 2 है 100%, इधर से भी आपके पास क्या होगा, 2 ही लगेंगे, लेकिन हम इस पर्पज के लिए थोड़ा सा एक कर लेते हैं कि आपके अगर 2 क्लोरीन एटम सेंट्रल मेटल एटम आप कंसीडर कर रहे हो तो बॉन्डेड एटम एक क्लोरीन के पास कितनी होंगे, तो Cl2O6 है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि आप 2 सेंट्रल मेटल एटम कह रहे हो, तो दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर इस तरह से आएगा ClO3। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने ट्रिक यूज की कि हम ये जानने के लिए कि एक क्लोरीन के पास कितनी ऑक्सीजन होंगे, एक क्लोरीन के पास 3 ऑक्सीजन होंगे और दूसरी क्लोरीन के पास भी 3 ऑक्सीजन होंगे, तो यह आपका इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बनेगा। अब आप क्या करोगे कि एक क्लोरीन ClO3 की स्ट्रक्चर अगर आप डिटरमाइन कर लो वेस्पर के अकॉर्डिंग, तो दूसरी भी एज इट इज ऐसे होगी, लेकिन ये दोनों कैसे ज्वाइन होंगे ये हमें वेस्पर बताएगी, हम पहले से आइडिया प्रिडिक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या था, क्लोरीन था, उसके कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली। अब आप देखो उसमें वैलेंस शेल आपके पास कितनी है, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो आप इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोबारा से आपको इधर बता देते हैं कि डॉट से इसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, इसको हम क्रॉस से कर देते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब इसने अपना शेल एक्सपैंड करना है, ये हमें पता है, क्योंकि इसके साथ कितनी बॉन्ड बनने हैं, एक 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 क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ 6 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के बनने हैं। बाकी आप देखते हो कि कैसे बनता है। अब 6 बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन के, तो आप क्या करोगे कि एक तो ये लोन पेयर यूज करोगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 6, तो सॉरी 6। अब आप इसको देखो तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी 2 4 और ये आपके पास 6। तो अब इस तरह से अगर आप देखो तो 2 4 6, तो ये दो जो आपके पास क्रॉस क्रॉस रिप्रेजेंट करो। अब इन दो को आपकी इधर अटैच कर देना है और बाकी आपने सारे वैसी चीज एज इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिख लेना है। ये देखिए अब हमने ये दो कर लिए। अब आप देखो आपके पास ये सिचुएशन दोनों की ये इसमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब सिमिलरली आपकी दूसरा पोर्शन भी तो ऐसे होगा, क्योंकि ClO3 तो एक है तो 2 ज्वाइनिंग है, 2 मॉलिक्यूल है, तो वो भी ऐसे होगा, तो वो दूसरे को हम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप देखते हो कि इसके आप ब्लैक से सारा ब्लैक से लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा ब्लैक से लिख लेते हैं। ये अभी हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए, ये भी आपने क्या किए, क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। अब ये भी आपने क्या किया, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया।
अब देखें, अब आपके पास दो तो पोर्शन हो गए, एक आपके इलेक्ट्रॉन इधर है। अब आप क्या कहोगे कि ये दो पोर्शन तो हमारे पास हो गए हैं, अब हमने क्या करना है कि इस पोर्शन को इस पोर्शन से ज्वाइन करना है, और ज्वाइनिंग के लिए आपके पास क्या चीज मौजूद है, ये दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप क्या करोगे कि ये इन दो इलेक्ट्रॉन की आपस में ओवरलैपिंग कर दोगे। तो ओवरलैपिंग करने के लिए, इस पर्पज के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, इसको नजदीक लेके आना होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे तो तब ही मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज Cl2O6 जनरेट नहीं होगा। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और से तरीके से आगे करके बना देंगे ताकि इसकी ओवरलैपिंग हो जाए। अब ये आपके पास एक एटम, दूसरा एटम, और ये इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की हमने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, और थोड़ा क्लियर करने बनाने के लिए हमने थोड़ा इसको हाईलाइट भी कर दिया। अब देखें, अब हमारे पास सिचुएशन वही होगी कि इसके दो ऑक्सीजन सारी दोबारा ड्रॉ कर ली अगेन। अब आप देख लें, अब आप इजीली इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर लोगे, डिटरमाइन कर लोगे। अब आपने क्या करना होगा, आपके सेंट्रल मेटल एटम इस केस में क्या है, दो हैं। अब एक आपका ये है और एक आपका ये है। फर्स्ट ये आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दो, फर्स्ट ये, सेकंड ये आपके हो गए सेंट्रल मेटल एटम। अब आप इन दोनों का क्या करोगे, स्टीरिक नंबर फाइंड करोगे, अलग से फाइंड करोगे, फर्स्ट के लिए भी अलग से, सेकंड के लिए भी अलग से, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि इन दोनों की ज्योमेट्री सेम आती है या डिफरेंट आती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्टीरिक नंबर इससे ब्लू से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया। अब स्टीरिक नंबर फर्स्ट के लिए आपके पास क्या होगा, फर्स्ट मेटल के लिए Cl फर्स्ट के लिए आपके पास होगा इज इक्वल टू, अब आप देखो आपकी कितनी बॉन्ड पेयर है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड विल बी कंसीडर एज वन बॉन्ड पेयर। अब आप इसको इन चार इलेक्ट्रॉन को किससे कंसीडर करोगे, वन से कंसीडर करोगे, क्योंकि वेस्पर थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड विल बी कंसीडर एज वन पेयर। तो वन पेयर आपने इसे कंसीडर करना है, इसे फोर पेयर टू पेयर कंसीडर नहीं करने रूल्स के अकॉर्डिंग। ये आपका एक हो गया, ये आपका इसी तरह से दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका फोर, क्योंकि आपने शेयरिंग की है तो शेयरिंग में सबको काउंट करेंगे। अब आप देखो तो आपके पास बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो आप देखो इस केस में तो आपके पास बॉन्ड पेयर कितनी है, आपके फोर, और लोन पेयर इज इक्वल टू, अब आप सेंट्रल मेटल एटम के राउंड को देखें, कुछ कोई चीज ऐसा पेयर जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, वो तो कोई भी आपके पास रिमेनिंग नहीं है, इसका मतलब है ये जीरो इज इक्वल टू फोर। तो अब आपकी होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी, ये वाली ज्योमेट्री, यही वाली दोबारा से आ गई आपकी, लेकिन इस केस में कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। अब आप देखोगे दूसरे की Cl2 का आप कैलकुलेट करोगे, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं, सॉरी, क्योंकि आपको ये ब्लैक से आपने रिप्रेजेंट किया, Cl2 ये आपके पास है। अब इसकी आप देखो तो इस केस में आपका ये एक, सिमिलरली ये सेकंड, ये थर्ड, और ये इसके साथ भी ज्वाइनिंग कर रहा है, ये फोर। हम कंसीडर तो ऐसे करेंगे क्योंकि इसका अभी वैलेंशियल और इसका वैलेंशियल दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से, इसका इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका लोन पेयर भी बन सकता है, इसका भी बॉन्ड पेयर बन सकता है। अब आप देखो Cl2, तो अब आपके पास इसका स्टीरिक नंबर St नंबर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो इस केस में भी फोर प्लस जीरो दैट्स विल बी इक्वल टू फोर। अब ये भी आपके पास क्या हो गया, फोर, तो इसका मतलब है इसकी ज्योमेट्री भी आपके पास क्या हो जाएगी, फोर हो जाए, टेट्राहेड्रल ही हो जाएगी। ये तो आपने स्टीरिक नंबर आपने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखो कि सिस्टम आपका कौन सा है दोनों का, कि आपका AB4 सिस्टम आ गया, ये भी AB4 है और ये भी AB4 है, क्लास आपकी AB4 है। और इधर लीवेज सिस्टम कौन सा है, अब आप देखो इसमें आपने मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं, सिंगल, डबल, और आपका 8 इलेक्ट्रॉन काउंट से भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखें दो, इस काउंट कैलकुलेट करने के लिए इसको 4 से 4 टू लोन पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, 2 और ये 4, ये कितनी हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉन काउंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये आपका सिस्टम कौन सा होगा, वेलेंस शेल एक्सपैंड सिस्टम, और इस केस में उसने एक्सपैंड भी किया है ऑब्वियसली, क्योंकि लोन पेयर उसने बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किए हैं।
अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री दोनों की क्या है, टेट्राहेड्रल है, ये भी। अब ये दोनों टेट्राहेड्रल आपस में क्या है, मैच है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन है, अब इनको मैचिंग कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अगर एक टेट्राहेड्रल ऐसे है, इसको थोड़ा सा पहले हमने माइंड में देख लेना है अपने। ये ब्लू वाली का पहले हम बना रहे हैं इसका, क्योंकि हमारी पहली यही है इस हैंड साइड पे। तो आप इस तरह से अगर बना लेते हो इसको, इसमें सेंट्रल मेटल एटम अटैच कर दो। तो दूसरी ब्लैक वाली आपने कैसे ज्वाइन करनी होगी, इसके साथ ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि इसका लोन ब्लैक है। अब ये ऐसे ज्वाइन करना होगा, ऐसे ऐसे। तो अब आपने इसकी ज्योमेट्री को कुछ इस तरह से क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में ज्वाइन है। अब आप देखो ये ऐसे और इधर से भी ऐसे। तो अब आप इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली। तो इस केस में आपके पास Cl, एक इधर। अभी हमने ना बॉन्ड नहीं बनाया, अभी हमने ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए ऐसे जस्ट लाइंस बना रहे हैं, बॉन्ड बाद में बनाएंगे। और इस केस में ऐसे। अब इसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करें, हाफ ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करें, देन भी ओके है, एक लाइन से भी रिप्रेजेंट करें, देन भी ओके। अब हमारी ऐसे ही होगी ना, हाफ ब्लैक लाइन और हाफ ब्लू लाइन, ताकि आपको पता चले कि आपने ये अब ज्वाइनिंग कर ली। अब आपका इधर दूसरा Cl, उसकी भी आपको कुछ इस तरह से क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी ये। अब आपने देखना है कि आपकी जो बॉन्डेड एटम है वो किस तरह से, कितनी बॉन्ड से अटैच है। ये मैंने जस्ट स्ट्रक्चर बनाई है। अब हम देखो तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। तो ये आप अगर सिंगल बॉन्ड एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डबल बॉन्ड 2 लाइन से। तो इसको भी आपने क्या करना होगा, 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी और ऑक्सीजन अटैच करना होगा। इधर भी आपने 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी, ऑक्सीजन अटैच करना होगा। और इधर भी आपने 2 लाइन ड्रॉ करनी होगी, ऑक्सीजन अटैच करना होगा। और सिमिलरली आपने इधर भी 2 लाइन अटैच करके ऑक्सीजन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है। थोड़ी सी ये लाइन आपकी ठीक से ड्रॉ नहीं हुई, इसको थोड़ा सा इधर करके ड्रॉ कर ले। ये देखिए, ये आपके पास। अब हम इनकी ज्योमेट्री देखते हैं, टेट्राहेड्रल बनती है कि नहीं। अब आप देखो ये आपका दोनों आपस में ज्वाइन है, ऐसे मैच करते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आपका ये वाला कॉर्नर कौन सा, एक्चुअली ये वाला कॉर्नर है इस ज्योमेट्री का। तो इसको आप ऐसे कर दो। ये थोड़ा सा आपने क्या करना है, ज्योमेट्री को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये बन गई आपकी एक टेट्राहेड्रल। अब दूसरी भी आपके पास क्या होगी, इसी तरह से होगी। इसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये थोड़ा सा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अब थोड़ा बढ़ा देते हैं और इधर ऑक्सीजन हो जाती है। ये देखिए, ये बन गई। ये भी आपके पास क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। ये 2 यूनिट्स आपस में क्या है, कंबाइन है। और एक्चुअल प्रैक्टिस में एक टेट्राहेड्रल अबव और एक टेट्राहेड्रल बिलो। तो ये एक ही टेट्राहेड्रल आपको क्या करेगी, नजर आएगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड आपके पास क्या है, दोनों का जॉइनिंग बॉन्ड है, एक अबव और एक बिलो, ऐसे। तो अब आप देखो तो इस केस में ये भी आपका टेट्राहेड्रल। अब आप देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं था, तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं है, रेगुलर है। और ये भी आपकी टेट्राहेड्रल। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। नो लोन पेयर, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के सेम होगी। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपने दोबारा से ड्रॉ करनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी ये नहीं करेंगे कि एक ज्योमेट्री है और नीचे लिख दे सेम, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी ऐसे ड्रॉ करके इधर फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की हेडिंग देंगे और नीचे आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अगेन सिमिलर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। और नीचे फिर देखोगे कि दोनों ज्योमेट्री विल बी सेम बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर इन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। This is all about the structure of Cl2O6. Similarly, अब हम जाते हैं स्ट्रक्चर किसके पास, Cl2O के पास, Cl2O7, सॉरी Cl2O7। अब आप इधर देखो तो अभी वही सिचुएशन है, सेम है। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस नंबर में, तो ये सेंट्रल मेटल एटम, ये तो हमने डिसाइड कर दिया क्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम है। अब हम ये देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में टोटल कितनी सेंट्रल मेटल एटम है, उसको काउंट करने के लिए हम इनकी रेशियो बना लेते हैं। Cl2O7, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये तो Cl तो 1 आ जाएगा, O आपके पास 3.5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 3.5 का ये मतलब हुआ कि 3 पूरे हैं और 1 है। मीन कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास 3+3+1 की सिचुएशन है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 1 आया था, तो तब आपने 0 अटैच करके 3.5 किया था। 7 को डिवाइड करें 2 पे
तो आपके पास क्या आएगा, अब आप देखो तो आपका 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो आपका रिमाइंडर 1। अब आपने पॉइंट किया, इसका मतलब ये हुआ कि 3 आपके पास ऑक्सीजन कंप्लीट है, एक ऑक्सीजन आपकी बचती है, और 3 ऑक्सीजन आपके, अगर वो जो कंप्लीट ऑक्सीजन है वो आपके किसके साथ अटैच होंगे, इस Cl के साथ अटैच होंगे, ई यूं यूं यूं, हर एक Cl के साथ 3, और एक आपके पास ऑक्सीजन रिमेनिंग है, दूसरा भी आपके पास इसी तरह से क्या होगा, एक टाइप का स्ट्रक्चर होगा। हमने यहाँ से क्या कर दिया, आइडिया लगा लिया। अब आप देखो तो आप इसी आइडिया को यूज करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इस आइडिया के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल मेटल एटम आपका ये बनता है, एक सेंट्रल मेटल एटम आपका ये बनता है, और एक सेंट्रल मेटल एटम आपका ये बनता है। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल सेंट्रल मेटल एटम कितनी हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये जॉइनिंग है दोनों के दरमियान। और जॉइनिंग से हमें कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपकी 2 वैलेंसी होती है, तो 2 बॉन्ड बना सकता है इजीली, तो ऑब्वियसली ये जॉइनिंग के तौर पे एक्ट करेगा। तो मीन ये ब्रिजिंग है, ये दोनों को क्या करेगा, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। ऐसी स्पीशीज जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करे उसे ब्रिजिंग बोलते हो। तो आपका रफ आइडिया क्या था, ClO ClO, ये हमारा रफ आइडिया है। अब हम इसको प्रूफ करना है। आपने शुरू से ऐसे स्टार्टिंग में ये नहीं लिखना कि बस दैट इज ओके तो आप ड्रॉ कर लें, लेकिन होता ये ओके है, बिल्कुल ऐसे होगा। अब आप देखो तो क्लोरीन फर्स्ट सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं Cl से, और इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स को आप ब्लू से रिप्रेजेंट कर दो, 7 1 2 3 4 5 6 7। और अब आपको ऑक्सीजन की वैसे ज्योमेट्री है ये बनी हुई है, तो हम ऑक्सीजन 3 टोटल अटैच कर देते हैं, ताकि आपके पास कोई भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रहे। ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपके पास, अटैच हो गया। ये आपके पास अटैच हो गया। और इसी तरह से आपकी दूसरी क्लोरीन की है, सॉरी इसके साथ आपके पास दूसरा क्लोरीन ये पड़ा है। अब आप इस दूसरे क्लोरीन को इधर अटैच कर दो, किसके साथ, ब्लैक के साथ कर दो। क्लोरीन को हम ब्लैक के साथ कर देते हैं। पहले आपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जिसके हों उसी के मेंशन करने होते हैं। और ये बात भी याद रखें कि हमेशा बाउंड्री सेंट्रल मेटल एटम ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, बाउंड्री एटम ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करते। अब आपके पास जॉइनिंग आपका एलिमेंट कौन सा था, ऑक्सीजन थी। अब उस ऑक्सीजन को हम थोड़ा सा ब्लैक बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं, ताकि आपके को किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रहे। ये जॉइनिंग को हमने थोड़ा क्या कर लिया, बड़ा बना दिया, खुद से बड़ा बनाया है इसको। अब एक इसके इलेक्ट्रॉन को हम दोनों को क्रॉस से सारे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका 1 2, ये आप 3 4 5 6 ऐसे बना लें। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये आपके पास एक बॉन्ड बनेगा, और सिमिलरली ये आपके पास ऐसी सिचुएशन बनेगी। फर्स्ट है आपका सेंट्रल मेटल एटम, जिधर से भी काउंट कर ले, दैट्स फर्स्ट सेंट्रल मेटल एटम। ये आपके पास सेकंड सेंट्रल मेटल एटम, ये आपके पास थर्ड सेंट्रल मेटल एटम। अब आप इन तीनों का स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ज्योमेट्री सबकी सेम है या ज्योमेट्री सबकी चेंज है, तो जिनका आपका और आपके सिस्टम भी सारे डिफरेंट है। ये देखिए, ये आपका वैलेंशियल एक्सपैंड है, ये इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुई, ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है, और ये भी वैलेंशियल एक्सपैंड है, सिस्टम चेंज, तो आपकी ज्योमेट्री भी चेंज हो सकती है। ये आपका डिपेंड करेगा स्टीरिक नंबर से, स्टीरिक नंबर किस तरह से आता है। अगर डिफरेंट आएगा तो ज्योमेट्री डिफरेंट, अगर सेम आएगा तो ज्योमेट्री सेम होगी सबकी, सिमिलर सिंपल सी बात है। इसके 7 थे, इसको आप ऐसे लिख लो। अब आप देखो स्टेप 1 में ये Cl1 का आप क्या बना रहे हैं, स्टीरिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। आपके पास ये बॉन्ड पेयर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी कंसीडर क्या होगा, 1 बॉन्ड पेयर 2, ये भी आपके पास क्या होगा 3, और ये आपके पास 4। तो Cl के बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट्स विल बी इक्वल टू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है इस Cl की ज्योमेट्री क्या होगी, कुछ टेट्राहेड्रल इस तरह की होगी। अब आप देखो, अब आप Cl, बाकी आपके पास क्या है, O है, O को आप ब्लैक से ही रिप्रेजेंट कर दे। O की अगर आप देखो थोड़ा बड़ा करके बनाया, ये हमारे पास क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल। इसका स्टीरिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करें, दैट्स विल बी इक्वल टू, अब आप देखो इसमें लोन पेयर भी मौजूद है, बॉन्ड पेयर भी मौजूद है। ये तो आपका हो गया बॉन्ड पेयर, इसको आप 1 कर दें। ये आपका दूसरा बॉन्ड पेयर, इसको हम 2 कर देते हैं इस केस में, इस नंबरिंग को इधर 2 कर दिया। अब ये आपके 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, 2 इकट्ठे इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे, लोन पेयर।
these two type of electrons are a lone pair. अब आप देखो तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दैट्स 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ज्योमेट्री आपकी इलेक्ट्रॉनिक तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके ज्योमेट्री जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो टोटल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके करते हो, तो ये तो आपकी 4 होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपकी 4 नहीं होगी। और आपके 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर आपने इधर से किसी को अटैच करने होंगे, और 2 आपने बॉन्ड पेयर रखने होंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये आपके 2 लोन पेयर बन जाएंगे और ये बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन की कुछ इस तरह से ज्योमेट्री होगी। अब आपके पास आती है तीसरी क्लोरीन। क्लोरीन इसको 3 से हमने रिप्रेजेंट किया, स्टीरिक नंबर। अब इसका देखें तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इस केस में आपके पास ये आपका हो गया, इधर से स्टार्ट करेंगे, कर लेते हैं काउंटिंग 1 2 बॉन्ड पेयर वेस्पर के अकॉर्डिंग 3, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखो 4 का इसको ये आपके पास क्या हो गया 4 हो गया। अब आप देखो तो इसका 4 होने से आपको क्या पता चला, इसकी सिचुएशन भी यही है 4 + 0, तो इसका मतलब है कि ये हमने ब्लैक जो बनानी है ज्योमेट्री वो भी हमने ऐसे बनानी। दैट्स इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड। इसकी आपकी भी टेट्राहेड्रल है इलेक्ट्रॉनिक, इसकी भी, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इनकी चेंज आएगी। अब हम इसी चीज को फर्दर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। ज्योमेट्री में थोड़ी सी छोटी करके बनाऊंगी, ड्रॉ करूंगी, ताकि आपका ये स्ट्रक्चर भी आपका रिजिम्बल हो और हो भी हो। तो हमारे पास पहले की क्या थी, टेट्राहेड्रल, तो Cl हमारा ब्लू है, तो ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं Cl। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके बना रहे हैं, ज्योमेट्री थोड़ी छोटी करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास हो गई। अब इसका किसके साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको थोड़ा ऐसे करके साथ इसके ब्लैक ऑक्सीजन लगा लेनी है। ये देखिए Cl दोनों की ज्योमेट्री सेम है, तो हम इन दोनों को ब्लू से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऑक्सीजन को जस्ट ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो ब्रिजिंग के तौर पे आपको नजर आए। अब ऑक्सीजन के एक तो आपने ये ऑक्सीजन बना लिया। अब बाकी आपके पास क्या मौजूद है, 2 लोन पेयर भी मौजूद है, एक आपके पास बॉन्ड पेयर इधर अटैच हो गया। अब एक आप बॉन्ड पेयर किधर अटैच करें, इधर अटैच करें, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लोन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ताकि तभी आपके पास ऐसे बनेगा ना, ये देखिए ये ऐसे। तो अब इसको थोड़ा सा इधर करके अटैच करेंगे इस क्लोरीन को। अब आपने इस क्लोरीन को अटैच किया, ये भी आप किससे अटैच कर दें, हाफ ब्लैक हाफ ब्लू, ताकि हमें पता चले ये दोनों ब्लू क्लोरीन आपके पास क्या है, ज्वाइनिंग है। ये थोड़ी छोटी बनी है, इस वजह से इसकी ज्योमेट्री इस स्पेस की वजह से ना होने की वजह से मैं इसको फिर रेस करके फिर बना दूंगी Cl। अब आप इसके भी आपने 3 बॉन्ड बनाने होंगे, ऐसे ऐसे बन गए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, ताकि हमारी ये डिस्टर्बेंस कॉज ना करे हमारी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर में। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देंगे, क्योंकि दोनों बॉन्ड की थोड़ी लेंथ इक्वल है, तो आपको लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए आपकी। Cl, ये देखिए ये आपके पास हो गई ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक। इस मॉलिक्यूल की आपके ये इधर लो लोन पेयर थे, ऑक्सीजन के पास अवेलेबल लोन पेयर। अब आप ये देखें, ये ऑक्सीजन हो गई टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमने बोली थी इसकी टेट्राहेड्रल। अब हम इसकी ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ करें, इसके साथ पहले बॉन्डेड एटम इन दोनों के साथ अटैच कर दें, आपके साथ ऑक्सीजन है, सिमिलरली ये भी आपके पास O आएगा, ये भी आपके पास और डबल बॉन्डेड है O आएगा, ये भी आपके पास क्या आएगा O आएगा। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या आएगी O, और ये भी आपके पास O आएगी। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, दैट्स वाई ये थोड़ी स्ट्रक्चर आपको ठीक नहीं बनी, आप पेज पे बनाएंगे और भी अच्छी बनेगी। अब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें, ये देखें ये आपका जॉइनिंग लाइन थी, ये भी आपके पास क्या बन गई टेट्राहेड्रल। अब इसको देखो, ये आपकी जॉइनिंग लाइन है, ये भी आपके पास क्या हो गई टेट्राहेड्रल। ये 3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये आपकी क्या है गई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब हम इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे और इसको सारे को रेस कर देते हैं, ताकि हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी इजीली ड्रॉ कर पाए। ये देखिए ये वाली आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इस केस में टेट्राहेड्रल ये डिस्टॉल्टेड है, क्योंकि लोन पेयर है, तो इसको आप क्या कहोगे, डिस्टॉल्टेड टेट्राहेड्रल। और ये आपकी टेट्राहेड्रल, इसको T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको भी T से।
अब आपका सेंट्रल मेटल एटम जो डिसाइड करेगा ज्योमेट्री वो आपका ऑक्सीजन है। ब्रिजिंग डिसाइड करेगा, क्योंकि नॉन दूसरे डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी रेगुलर है ये भी रेगुलर है, जिसके पास लोन पेयर है वही डिसाइड करेगा। वो क्या डिसाइड कर रहा है, ये दोनों क्या होंगे, बैंड शाइप होंगे। आप देखो यहाँ से ये वी बन रही है ऐसे, तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेगा, एक इधर से क्लोरीन और एक इधर से क्लोरीन। तो हमने इसी तरह से इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ये ऑक्सीजन। अब इसके दो लोन पेयर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आप क्या करते हो, स्पेस में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अब आपका एक बैंड इधर एक इधर। अब इसको आपने क्या करना है, डिसाइड तो ये करना है, इसकी हाफ लाइन जैसे हमने ब्लैक ब्लू बनाई है वैसे बना ले। एक लाइन एक पेंसिल से भी आप पेपर में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे। अब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाए, इसके साथ एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, थोड़ा छोटा करके बनाया है ताकि आपको इस ज्योमेट्री को रेस ना करना पड़े। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये। अब आप देखो ये भी आपकी क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड छोटे हैं तो इस वजह से थोड़ी सी ये शेप बनी नहीं ठीक बनी। और ये भी आपके पास क्या हुई, आपने रेगुलर ठीक ठीक बनानी है, क्योंकि इसको भी आपने आगे फर्दर, चलें इसको हम थोड़ा सा इस बॉन्ड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ठीक बन जाए। Cl, अब आप देखो, अब ये देखिए ये आपकी टेट्राहेड्रल ठीक बन गई। ये भी आपके पास क्या हो गई, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट, ये भी टेट्राहेड्रल यूनिट। बट ये वाला चीज क्या है, आपकी बेंट है, वी शेप है, वी शेप। तो इसको आप क्या कहोगे, वी एस एच ए, शेप। और ये आपकी टेट्राहेड्रल, ये आपकी टेट्राहेड्रल, इसको आप बेंट भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O7। चेक करें कि कितनी ऑक्सीजन एटम है और कितनी आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन 2 थे, 1 2, ओके। ऑक्सीजन कितनी है टोटल, 7, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स ओके। दिस इज द